देश में भीषण गर्मी का दौर, औसतन 45 डिग्री का तापमान, 75 दिनों में 206 चुनावी जनसभाएं और रोड शो। किसी भी सामान्य नेता के लिए यह असंभव सा टास्क दिखता है, लेकिन 73 साल के इस शख्स ने इसे संभव कर दिखा दिया कि 56 इंच के सीने में फौलाद भरा है, जो इस गर्मी में भी पिघलने वाला नहीं। निर्वाचन आयोग ने पिछले 16 मार्च को लोकसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था और उससे ठीक एक दिन पहले यानी 15 मार्च से 17 मार्च के बीच नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के 5 राज्यों में जनसभाएं कर अपने अभियान की शुरुआत कर दी थी। जब दूसरी पार्टियां चुनावी शंखनाद सुन ठीक से जागी भी नहीं थी, उससे पहले ही मोदी अपना पांचजन्य फूंक चुके थे। दक्षिण भारत के दौरे के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम यूपी से अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत की और 30 मई को पंजाब के होशियारपुर में अंतिम जनसभा को संबोधित कर अपना अभियान खत्म किया। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी जैसा आपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनको ऊर्जा मिलती है 140 करोड़ परिवार से, जो परिवार के लोग हैं उनके 140 करोड़, और उस परिवार में हम लोग भी आते हैं और हमें उनकी कार्य क्षमता और कार्यशैली देख के हमें उनसे ऊर्जा मिलती है। तो जो कहें कि और एक जुनून है, मतलब प्रधानमंत्री जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि कुछ पहले लोग आए, नेतागण आए, जिन्होंने कहा कि अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए, अब क्या। तो वो प्रधानमंत्रीशिप के लिए तो कर ही नहीं रहे हैं ना। आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ये 5 साल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, हम 24/7 चुनाव लड़ रहे हैं, 2047 के लिए, 24/7 के लिए लड़ रहे हैं। और वो इस 25 साल में वो अगले आने वाले 1000 साल के भारत की आधारशिला रख रहे हैं, और जिसके ऊपर एक डेवलप्ड, समृद्ध, सुखी भारतवर्ष का निर्माण हो सके, जो पूरे भारतवर्ष में विश्व बंधुत्व की भावना फैला सके। ये नरेंद्र मोदी का जुनून ही था कि लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। न भीषण तपिश की परवाह की, न ही लाखों किलोमीटर यात्रा से थकान की। चुनाव अभियान में पीएम मोदी ने सर्वाधिक समय यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को दिया, जहां लोकसभा की कुल 210 सीटें हैं। इन 4 राज्यों में उन्होंने 92 जनसभाओं को संबोधित किया। आंकड़ों पर गौर करें तो मोदी ने यूपी में 31, बिहार में 22, महाराष्ट्र में 20 और पश्चिम बंगाल में 19 चुनावी कार्यक्रम किए। प्रधानमंत्री स्वयं यूपी की वाराणसी सीट से सांसद रहे हैं और यूपी की 80 सीटें ही दिल्ली के रास्ते को आसान बनाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 22 जनसभाएं की और कुल 31 चुनावी कार्यक्रम किए, जबकि कर्नाटक और तेलंगाना में पीएम ने 11 रैलियां, तमिलनाडु में 7, आंध्र प्रदेश में 5 और केरल में 3 चुनावी रैलियां की। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में 10 चुनावी कार्यक्रम किए तो झारखंड में 7 चुनावी कार्यक्रम संपन्न हुए। जी देखिए, उनकी रैलियों के जो कार्यक्रम बने, हम लोग तो सिर्फ उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश या आसपास के 1-2 राज्यों के बारे में ही बता पाएंगे, लेकिन कि जैसा हमें समाचार पत्रों के माध्यम से या मीडिया के अन्य माध्यमों से जानकारी मिल रही थी कि उनकी जो रैली के कार्यक्रम थे वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के थे, और उन राज्यों में उनकी रैलियां ज़्यादा हुई हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को संभवतः ऐसा लगता था कि वहां उन्हें थोड़ा कठिन है उनके लिए। जैसे बंगाल, अगर पश्चिम बंगाल में आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी की रैलियां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में आप देखिए तो वहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी की रैलियां जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुई। तो निश्चित रूप से अगर बाकी नेताओं की तुलना की जाए, और चूँकि वो प्रधानमंत्री, उनको पूरे देश में प्रचार करना है, तो इस लिहाज से भी उनकी रैलियों की संख्या ज़्यादा है, और उसकी तुलना में मतलब विपक्ष के कई नेताओं की रैलियाँ उस नंबर में नहीं हुई हैं। देखिए, असर की बात तो इस चुनाव में मुझे लगता है कि सिरे से खारिज कर देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में जो हालात हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक्सपेक्टेशन की थी, बहुत सारे उनके जो मुद्दे हैं, और उस हिसाब से जितनी जनता की उम्मीद पे वो खरे नहीं उतर पाए, इसलिए लगातार उनकी रैलियों में भीड़ कहना ये मुझे लगता है सही होगा कि वो जो दिखी नहीं। दूसरी बड़ी बात उत्तर प्रदेश की अगर कर लें, क्योंकि हम सभी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में केवल मोदी जी ही नहीं, योगी जी और तमाम अगल बगल प्रदेशों के भी मंत्री आए, लेकिन वो जितनी जनता की एक्सपेक्टेशन थी वो रैलियां होने के बावजूद भी नहीं दिखी। उत्तर प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 की तरह मेरठ से अभियान की शुरुआत की थी और आखिरी रैली
26 मई को देवरिया में की थी। 57 दिन के इस अभियान में उन्होंने 70 से अधिक लोकसभा क्षेत्रों को कवर किया था। अयोध्या, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली और कानपुर में रोड शो किए और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यकर्ता सम्मेलन, टिफिन बैठक और महिला सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस तरह पीएम मोदी ने चुनाव में 2019 के अपने रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। 2019 के चुनाव में मोदी ने 11 अप्रैल से 19 मई तक 68 दिनों में 145 जनसभाओं को संबोधित किया था और एक साथ 5000 किलोमीटर की यात्रा की थी और 3 दिन में 12000 किलोमीटर की यात्रा कर डाली थी। 2024 में इतने लंबे चुनावी दौरे के बाद शारीरिक और मानसिक थकावट होना तो लाजमी होता है। लिहाजा हमेशा की तरह मोदी 2024 की आखिरी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद 2 दिन ध्यानमग्न रहने के लिए रामेश्वरम चले गए। देखिए, जो व्यक्ति काम नहीं करता है वो प्रचार के सहारे जीता है। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति बढ़ता भ्रष्टाचार, देश में महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरह से चीज़ें आई, इस देश को धर्म के नाम पे बांटा, तो अब उनके पास प्रचार के अलावा कोई जरिया ही नहीं बचा है। और प्रधानमंत्री जी का तो विजन ही टेलीविज़न है, प्रचार ही उनका जरिया है। प्रचार प्रसार के जरिए वो जीवित हैं, प्रचार प्रसार के जरिए अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। अभी देखिए, कहीं गए हैं, शोध वोध करने गए, तपस्या करने चले गए हैं, 3 दिन के लिए वहाँ सोशल मीडिया का पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे उनकी फेसबुक पे फ़ोटो आ रही है। अब बताइए कि आदि काल में क्या लोग जब जाते थे कहीं भक्ति भावना के लिए, तो क्या वो फ़ोटो आती थी? हर पार्टी में अपना एक स्टार प्रचारक होता है, पर प्रधानमंत्री मोदी जी सारे पक्ष और विपक्ष सबको मिला लें तो उसके सुपर स्टार प्रचारक हैं। आप देखिए कि जिस उम्र में वो हैं, उस उम्र में होने के बावजूद उनसे ज़्यादा मेहनत करने वाला एक भी कार्यकर्ता नहीं है। चाहे हम अपनी पार्टी की बात करें, चाहे हम किसी और पार्टी की बात करें, और ना ही कोई भारत के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी पार्टी के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए इतना बढ़ चढ़ करके आगे काम कर रहा है, जो दिन भर में मुझे लगता है 24 घंटे में कम से कम 16 से 18 घंटे काम करते हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि दिन में एक शहर नहीं, एक 2-2, 3-3 स्टेट में जिस तरीके से फ्लाई करके जाते हैं और वहाँ पे सभाएं करते हैं, तो उनसे बड़ा प्रचार करने वाला तो किसी भी पार्टी में कहीं भी और कोई नहीं है। लेकिन चुनावी कार्यक्रमों में व्यस्तता के मामले में गृह मंत्री अमित शाह भी मोदी से थोड़ा ही पीछे दिखते हैं। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए अमित शाह ने भी जबरदस्त मेहनत की है। उन्होंने कुल 188 रैलियां और जनसभाएं की हैं, जिसमें रोड शो भी शामिल हैं। चुनाव के दौरान करीब 1,10,000 किलोमीटर की यात्रा करने वाले अमित शाह का हौसला भी कम नहीं। 59 साल की उम्र और लंबी कदकाठी के इस नेता के लिए भी इतनी भागदौड़ आसान नहीं थी। बात यूपी में अमित शाह के कार्यक्रमों की करें तो 2014 और 2019 की तरह ही अमित शाह ने भी पश्चिम से यूपी को मथना शुरू किया और पहले की तरह ही मुजफ्फरनगर से 3 अप्रैल को अभियान की शुरुआत की। शाह ने 6 क्षेत्रों में बटे अपने संगठन की कोर टीम के साथ हर चरण में संगठनात्मक बैठकें की, 30 से अधिक चुनावी रैलियां की और अमेठी और गाजीपुर में रोड शो किया। प्रकार से प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में जिस प्रकार से जाना पड़ा है, जिस प्रकार से जहां वो रैलियां और जो रोड शोज होते थे उनके कम होते थे, बढ़ाना पड़े, वो मुझे लगता है इस बात को स्वीकार रहे हैं, इस बात को जान रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे देश का चुनाव, भले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को मंगल सूत्र से लेकर के मुजरे तक लाने का काम किया हो, लेकिन जनता ने अपने मूलभूत मुद्दों पर वोट किया है। जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी की विफलताओं पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया है। देश की जनता ने इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव लड़ा है और इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। आने वाली 4 जून को जो मैं कह रहा हूं वो नतीजों में सामने आएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और रैलियों का शतक लगाया। 7 चरण में राजनाथ सिंह ने 94 जनसभाओं को संबोधित करने के साथ 7 रोड शो भी किए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 अप्रैल 2024 से 30 मई 2024 तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया
उन्होंने 125 लोकसभा सीटों पर प्रचार किया और 134 चुनावी जनसभाएं और रोड शो किए। नड्डा ने चुनाव में कुल 85,957 किलोमीटर की यात्रा की। लेकिन अगर बात विपक्ष की करें तो माना जा रहा था कि इस चुनाव में मोदी के चेहरे के सामने कांग्रेस के राहुल गांधी होंगे, लेकिन 73 साल के मोदी के सामने चुनावी दौड़ भाग में 53 वर्षीय राहुल गांधी पीछे ही दिखे। राहुल गांधी ने देश भर में 107 रैलियां और रोड शो किए और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने 108 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए। कांग्रेस नेता खड़गे ने भी 100 से अधिक रैलियां और 20 से अधिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं कांग्रेस को छोड़ विपक्ष के दूसरे नेताओं की बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 69 रैलियां और 4 रोड शो किए। लेकिन बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 6 अप्रैल से 251 जनसभाओं को संबोधित किया। और इंडिया गठबंधन के तमाम, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री जी का जो पैटर्न था वो 2-2, 3-3 लोकसभाओं पर वो अपनी सभा कर रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ आप देख लीजिए इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी का, अखिलेश जी का, प्रियंका जी का, आदरणीय डिम्पल जी का और भी तमाम नेता जो है वो लगातार हर लोकसभा वाइज जो है वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, जहां जनता की तमाम भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी, जिससे बीजेपी कहीं न कहीं घबराई हुई है। लेकिन यूपी में चुनाव प्रचार की बात करें तो सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे आगे रहे हैं। योगी ने 65 दिन में केवल यूपी में 159 रैलियां और रोड शो किए। योगी ने अपने प्रचार की शुरुआत मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन से की थी और इन्हीं 65 दिनों में ही बतौर स्टार प्रचारक उनकी डिमांड दर्जन भर दूसरे राज्यों में भी रही। योगी ने बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाया। 2014 में तो उनकी रिकॉल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, हर कुछ सेकंड के बाद वो किसी न किसी माध्यम पर दिखाई दे रहे थे। 2019 में भी उनकी रिकॉल वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। 24 में भी अगर उस रिकॉल वैल्यू की बात करें तो रिकॉल वैल्यू थोड़ी घटी है, लेकिन इतनी भी नहीं घटी है कि किसी विपक्षी नेता के बराबर हुई हो, अगर हम इस रिकॉल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, एक तरफ से ये ज़रूर देखा गया है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता थोड़ी सी सुधरी है, या उनका दौरे हुए हों, या उनका आप कांग्रेस का जो यूट्यूब चैनल देखिए उसमें भी जो नंबर्स देखिए आप, राहुल गांधी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके नंबर्स बढ़ते हुए कुछ दिख रहे हैं, लेकिन उसका कोई सीधा प्रभाव प्रधानमंत्री जी के जो रिकॉल वैल्यू उस पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ऐसा ये माना जाना चाहिए कि देखिए इस चुनाव को सिर्फ राजनीतिक नज़रिए से ही नहीं, बल्कि हमें ऐसा लगता है कि पत्रकारिता के विद्यार्थियों को और मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को और साथ ही साथ में अन्य विषयों के विद्यार्थियों को इस निगाह से भी देखना चाहिए कि आज के समय में रिकॉल वैल्यू जैसी चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और खबरों में बने रहना, सूचनाओं में बने रहना और इस तरीके से एक चुनावी जो कैंपेन है उसको डिज़ाइन करना, उसको तैयार करना, ताकि आपकी जो प्रेजेंस है वो देश के कोने कोने में बनी रहे और आप रेलेवेंट बने रहें। ये मुझे लगता है एक बहुत सीखने योग्य बात। तो आपने देखा कि चुनाव के दौरान पार्टियों के नेता किस कदर व्यस्त रहे। गर्म मौसम के बीच जनसभाओं और रैलियों में खुद को झोंक दिया। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को देश भर में घूमना पड़ा तो राज्य तक सीमित पार्टियों के नेता अपने राज्य तक ही सीमित रहे। लेकिन अगर देश भर की बात करें तो 2024 के चुनाव में सबसे बड़े लड़ाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित हुए। तो वहीं राज्य में सबसे ज़्यादा दौड़ भाग करने वाले और चुनावी जनसभाएं करने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम आया है। टीम न्यूज़ स्टेट।